तो जो भी जलोढ़ मृदाओं में नहर का विकल्पन, सबसे बेसिक जो पॉइंट है आपका, किसी भी एलुवियल सॉइल में कोई कैनाल जब ले जाई जाती है तो क्या क्या परिस्थितियां आती हैं, और उन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से कैनाल का क्या करेंगे, अभिकल्पन करते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा क्या होती है? वह मृदा या वह मिट्टी जो नदियों के पानी से अपने साथ जो है, नदियों के पानी जो अपने साथ जो है साथ में लेकर, ठीक है, बाढ़ के समय में आप देखते होंगे क्या होता है कि किसी किसी स्थान पर क्या होता है, ढेर सारा मिट्टी जमा हो जाता है। तो वो क्यों जमा होता है? क्योंकि वो बाढ़ के पानी में जो है वो घुला होता है। ठीक है, और जहां पर भी वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होगा वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी हम कोई नहर बनाते हैं तो हमें पता है कि नहर जो लाई जाती है वो किसी नदी से निकाली जाती है। अब जब हम नदी से कोई नहर निकालेंगे तो उस नहर में क्या होगा, उस नदी का पानी जाएगा। और नहर जब हम तैयार कर रहे होते तो हमने बताया था कि कहीं पे कटिंग की जाती है, कहीं पे फिलिंग की जाती है। ठीक है, कहीं पे गड्ढा खन के और कहीं पे जो है मिट्टी को पाट कर जो है बनाया जाता है नहर में। तो नदी से जब जो है नहर में पानी आना शुरू होता है तो क्या होता है, कहीं पे कटान होगा, कहीं पे क्या होगा, शिल्टिंग होगी। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, डायरेक्टली जब नदी से पानी नहर में आता है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है, डिस्चार्ज बहुत हाई होने से, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होने से जो कटान की स्थिति है क्या होती है, इनिशियल और फाइनल रीजिंग। तो इनिशियल रीजिंग में मैंने बताया था कि जो अनुलंब ढाल है उसको क्या करता है, वो मेंटेन करता है। ठीक है, तो कटान ज्यादा होने में क्या होता है कि जो मिट्टी घुली हुई है, जो मिट्टी है वो कट कर क्या होती है, पानी में घुल जाती है। ठीक है, और वेलोसिटी अधिक होने से क्या होता है, वो हमेशा जो है पानी निलंबित अवस्था में होता है, वो पानी में घुला होता है और नीचे नहीं बैठ पाता। लेकिन जैसे जैसे नहर अलग अलग ब्रांचों में बढ़ती चली जाती है, जैसे कि मैंने बताया था कि नहर जो है आगे जा क्या होता है, मेजर और माइनर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कई सारी शाखाएं निकलती हैं, तो आगे की तरफ बढ़ने क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो धीरे धीरे क्या होता है, सेटल डाउन होता है, फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो जो आपकी नहर चल रही है उस नहर में जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होगा, अगर वो सॉइल एलुवियल सॉइल है, तो मैंने बताया था कि जो नहर हम तैयार कर रहे हैं, तो जिस मिट्टी में हम उस नहर की खुदाई कर रहे हैं वही मिट्टी जो है नहर में घुली हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन मैंने बताया। और जब नहर जो है हम बनाएंगे तो उसमें जब पानी आगे फ्लो करेगा तो क्या होगा, कहीं पर कटान होगा, कहीं पर क्या होगा, भराव होगा। जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जब ज्यादा होता है तो जो सिल्ट और बालू पानी में घुले हुए हैं तो क्या होंगे, निलंबित अवस्था में रहते हैं, वो सेटल डाउन उसकी तली में उसके साइड में नहीं बैठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होने के क्या होता है, उसमें जो करंट उत्पन्न होता है उसकी वजह से क्या होता है, पानी जो सिल्ट है वो सस्पेंडेड अवस्था में होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होता जाता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होने की वजह से क्या होगा, आपका जो सिल्ट या बालू है वो धीरे धीरे क्या होगा, उस कैनाल के साइड और तली पर क्या होता है, धीरे धीरे इस तरह से बैठने लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका कैनाल है, ठीक है, तो इसकी जो तली होती है, ये आपका तली है, तो यहाँ पर जाकर बैठ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, और साइड में जो है जाकर वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सिल्ट और बालू होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो होने कम होने वैसे वो उसके साइड और तली में बैठ जाएंगे। अच्छा, जब ये जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि जो तली में बैठ जा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन चेंज हो जा रहा है। इनिशियल क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए मान लीजिए है, तो बाद में क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए से चेंज होकर क्या हो रहा है, स्मॉल ए हो जा रहा है। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है चेंज हो जा रही है, सिल्टिंग होने की वजह से, नहर के खंडों पर जमाव की वजह से सिल्टिंग। ठीक है, तो जब नहर खंड में ये अवस्था आएगी तो क्या होगा, तुम्हारा डिस्चार्ज है इस नहर का वो प्रभावित होगा कहीं। ठीक है, प्रभावित हो जाएगा, डिस्चार्ज जो है घट जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो नहर का कमांड है वो कहीं ना कहीं जो है घट जाता है। जहां तक हम चाहते हैं कि खेत में सिरे पे पानी जाए, वहां तक पानी जो है आसानी से नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो पहले ही क्या हुआ, घट गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो है फुल सप्लाई डेप्थ जो है घट जाएगा। ठीक है, डेप्थ घटेगा तो क्या होगा, आपका टोटल एरिया घटेगा, और एरिया घटेगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज घट जाएगा कहीं ना। ये सारी जो है अलग अलग अवस्थाएं आती है किसी भी नहर के डिजाइन में। ठीक है, जिनको हमें ध्यान देना होगा। लेकिन जब हम नहर को डिजाइन करेंगे तो ये स्थिति सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की नहर में सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होना चाहिए। तो पहला जो सिद्धांत है आपका कैनाल के डिजाइन का वो दिया था उन्होंने, किसने दिया था, वो दिया था कैनेडी ने। कैनेडी ने जो है अपना पहला जो है कैनाल के डिजाइन का सिद्धांत दिया, आरजी कैनेडी।
कि क्या थे, एक असिस्टेंट इंजीनियर थे उत्तर प्रदेश में, असिस्टेंट इंजीनियर सिंचाई विभाग में थे। इन्होंने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च किया पूरे अलग अलग कैनालों पर 20-25 साल तक, और उस रिसर्च के बेस पर इन्होंने क्या किया, अपने कुछ फार्मूले दिए कैनाल के डिजाइन के। ठीक है, तो हम कैनेडी के सिल्ट सिद्धांत को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका डिजाइन थ्योरी है कैनाल का एलुवियल सॉइल में, वो होता है आपका कौन सा, कैनेडी का सिल्ट सिद्धांत। हमें दो सिद्धांत पढ़ने हैं, लेसी का और कैनेडी का। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आया था किसी भी कैनाल के अभिकल्पन के लिए, वो था आपका कैनेडी का सिल्ट का सिद्धांत। तो कैनेडी का सिल्ट सिद्धांत क्या कहता है, इसको एक बार हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कैनेडी के अनुसार जब पानी नहर में बहता है तो वह नहर की तली और साइडों से टकराता हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो करंट है वो क्या होगा, वो उत्पन्न होता है किसकी वजह से, जो तली है और उसके साइडों के घर्षण की वजह से। ठीक है, जब घर्षण होगा उसकी कैनाल की तली और साइड से, पानी जो रगड़ खाएगी तो घर्षण उत्पन्न होता है। अब जब घर्षण होगा तो क्या होगा, जो तली से क्या होगा, भंवर उत्पन्न। बात में आ रही है। तो कैनेडी ने ये बताया कि जो घर्षण हो रहा है, उस घर्षण की वजह से जो कैनाल का तली है, उस तली से क्या हो रहा है, वर्टिकल एडीज उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और इसी भंवर की वजह से क्या हो रहा है, वो जो सिल्ट है वो हमेशा जो है, और जो भंवर है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा की तरफ, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होता है। और जब डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा, सिल्ट को हमेशा क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ ढकेलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सिल्ट जो है पानी में हमेशा सस्पेंडेड अवस्था में होते हैं, घुली हुई अवस्था में। ठीक है, वो सेटल डाउन नहीं होने पाते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, भंवरें ऊपर की तरफ जो है भेज रही है उस सिल्ट। ठीक है, उस करंट की वजह से। दूसरा, इन भंवरों के कारण पानी क्या आ रहा है, सिल्ट और पानी में सिल्ट और बालू निलंबित अवस्था में रहती है। ठीक है, पानी के साथ आगे बढ़ती रहती है। भाई जब सिल्ट पानी में घुली रहेगी जब तक, क्या करेगा, तो पानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सिल्ट भी उसी के साथ आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, और सिल्ट और बालू जो है वो निलंबित अवस्था में क्यों है, क्यों सस्पेंडेड अवस्था में, क्यों सेटल डाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी तली से, अकॉर्डिंग टू कैनेडी थ्योरी, कैनाल की तली से आपका क्या उत्पन्न हो रहा है, वर्टिकल एडीज उत्पन्न हो रहे हैं, भंवरे उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिल्ट और बालू सस्पेंडेड अवस्था में और पानी में क्या हो रहा है, आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तीसरा पॉइंट आपका है, नहर की साइडों से भी घर्षण के कारण भंवरें उत्पन्न होती हैं, परंतु इनकी दिशा लगभग क्षैतिज होने के कारण इनमें सिल्ट उठाने की क्षमता नहीं होती। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जो कैनेडी ने माना कि नहर की जो साइड होती है, साइड मतलब क्या, आप एक बार यहाँ पे फिगर के द्वारा इसको समझिए। मान लीजिए आपका एक कैनाल का क्रॉस सेक्शन है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ठीक, तो पहले थ्योरी में क्या बताया कैनेडी ने कि यहाँ पर जो इसका बेस है, मान लीजिए कैनाल का ये तली है। ठीक है, तो इस तली से क्या हो रहा है, कैनाल की तली से क्या हो रहा है, वर्टिकल एडीज उत्पन्न हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ तली से वर्टिकल एडीज उत्पन्न हो रहा है, ये कैनेडी ने बताया। तो इससे जो एडीज उत्पन्न होंगे, जो भंवरें होंगी, तो इसमें जो पानी में जो हमारे सिल्ट है वो हमेशा निलंबित अवस्था में रहेंगे, केवल तली से इन्होंने बताया। ठीक है, इन्होंने ये भी माना कि साइड से भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या होता है कि जो सिल्ट है उन पर जो है इनका प्रभाव नहीं होता है। इसकी वजह से जो है इन साइड के एडीज की वजह से सिल्ट सस्पेंडेड अवस्था में नहीं होते हैं, मात्र आधार की तली से जो भंवरें उत्पन्न होती है उनकी वजह से वो सस्पेंडेड अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, नहर में पानी का वेग जितना अधिक होगा भंवरें उतना ही ज्यादा उत्पन्न होंगी। मैंने बताया कि जो भंवरें उत्पन्न हो रही हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो अधिक होने की वजह से हो रही है। तो ये क्या होती है, भंवरें जो होती हैं समानुपाती होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो के। जितना ही ज्यादा जो है वेग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, भंवरें उत्पन्न होंगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, सिल्ट का परिवहन होगा, उतना ही ज्यादा सिल्ट जो है सस्पेंडेड अवस्था में, सस्पेंडेड अवस्था में होने की वजह से वो सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। अगला पॉइंट नंबर 5, नहर को रिजिम में रखने के लिए, रिजिम मतलब क्या, ना सिल्टिंग हो ना स्कोरिंग हो। ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर तुमसे ये पूछे कोई कि कोई नहर रिजिम अवस्था में है, तो रिजिम होने का मतलब क्या है कि नहर में किसी भी प्रकार का सिल्टिंग और निगर्षण, यानी कि सिल्टिंग एंड स्कोरिंग दोनों नहीं हो रहा है, यानी कि कटान भी नहीं हो रहा है और कोई जमाव भी नहीं हो रहा है सिल्ट का तली और साइड में। ठीक है, तो रिजिम की अवस्था में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा वो क्या होगा, वो होगा क्रांतिक वेग, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी।
तो कैनेडी ने जो क्रांतिक वेग का अपना फार्मूला दिया पानी की गहराई के संबंध स्थापित करते हुए, वो फार्मूला था आपका, यहां पर दिया हुआ है आपको, V नॉट इक्वल टू 0.55 d के पावर 0.64। सबसे सर्वप्रथम कैनेडी ने जो वेलोसिटी क्रांतिक वेग है, इसकी वजह से सिल्ट जो है सस्पेंडेड अवस्था में है, ना सिल्टिंग हो रहा है ना स्टोरिंग हो रहा है, उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो क्रांतिक वेग है उसका फार्मूला दिया कैनेडी ने। उसका फार्मूला था V नॉट इक्वल टू 0.55 d के पावर 0.64। ठीक है, इसमें जो आपका V नॉट है वो क्या है, क्रांतिक वेग है, और d क्या है आपका, नहर में पानी की गहराई मीटर में। ठीक है, बात सुना रही है? जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है, मान लीजिए आपको यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि एक सिंचाई नहर का मिश्रण यानी कि डिस्चार्ज दिया हुआ है 20 क्यूबिक, ठीक है, यानी कि 20 क्यूबिक मीटर पर सेकंड या मीटर क्यूब पर सेकंड। अनुलंब ढाल एस का मान दिया हुआ है 1/5000। अब अनुलंब ढाल दिया हुआ है, इसके अलावा रुचिता गुणांक कैपिटल एन का मान दिया है 0.0225 और क्रांतिक वेग स्मॉल एम का मान दिया हुआ है 0.98। ठीक है, कह रहा है कि नहर के लिए उपयुक्त खंड का अभिकल्पन करें, यानी कि बी और डी निकालना। कह रहा है कि नहर की साइज जो है क्या होगी इन वैल्यूज के लिए, जिसमें डिस्चार्ज हमें 20 क्यूबिक मिल जाए, साइड स्लोप 1/5000 हम बनाए और एन का मान 0.0225 हो, क्रांतिक वेग 0.98 हो। इसके लिए नहर का जो है साइज क्या होगा, बी और डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम जो है ये मान लेंगे कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस नहर का वो क्या होगा, ट्रेपोजाइडल है। ठीक है, ट्रेपोजाइडल मतलब क्या, समलंबाकार है। इसकी चौड़ाई क्या है, बी है, यहाँ पर दी गई है चौड़ाई बी, और गहराई दी गई है कैपिटल डी। ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया है कैपिटल डी और कैपिटल बी जो है चौड़ाई और गहराई। ठीक है, बेस की चौड़ाई है, आपको ध्यान रखना होगा, जो आधार की चौड़ाई है वो बी है। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, टॉप विड्थ जो है आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम बताएंगे कैसे आएगा। इसके अलावा दो चीजें होती हैं किसी भी नहर में। ठीक है, जो आपकी नहर होती है उसमें दो तरह के ढाल होते हैं। एक जो स्वयं खुद का जो है साइड का ढाल होता है वो क्या होता है आपका 1:1/2। ठीक है, जो कि आपको सवाल में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो आप मान लेंगे जो साइड स्लोप है 1/2 है। ठीक है, हाफ क्या है हॉरिजॉन्टल रेशियो और 1 क्या है वर्टिकल रेशियो, यानी कि ये जो आपका आधार है तो क्या है 1/2 है, और जो आपका वर्टिकल हाइट है डी डेप्थ जो है 1 है। तो इन दोनों रेशियो में जो है आपका डिवाइड है। ठीक, साइड स्लोप, तो ये आपका साइड स्लोप है। और जिस लंबाई में, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर का नहर है, ठीक है, यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक की लंबाई अगर 5 किलोमीटर है, तो इसका जो लंबाई के अनुगत जो हम ढाल देंगे, ठीक है, एक सिरे से लेके मान लो पॉइंट ये आपका जो है ये पॉइंट ए है। ठीक है, तो पॉइंट ए से 5 किलोमीटर लास्ट वाले पॉइंट तक जो हम ढाल देंगे सीधा अपने लंबाई में, वो क्या होगा आपका, वो होगा अनुलंब ढाल। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं अनुलंब ढाल को, ये जो ढाल आपकी दी गई है, ठीक है, जमीन की सतह से यहाँ पे, वो क्या होगा, मान लो तुमको दिया 1/1/5000। ठीक है, 1/5000 का मतलब क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अगर 5000 मीटर है तो 5000 मीटर जाने पे क्या होगा, 1 मीटर का ढाल हो जाएगा जमीन के सामान्य तल से। ठीक है, आखिरी पॉइंट में जो ढाल होगा वो क्या होगा 1000 मीटर होगा। ये आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मान 1/5000, यानी कि नहर में हम पॉइंट ए से अगर 5000 मीटर आगे जाएंगे तो गहराई कितनी हो जाएगी, 5000 वाले पॉइंट पे 5000 मीटर आगे जाने पे गहराई 1 मीटर की हो जाएगी। किसकी अपेक्षा, पॉइंट ए की अपेक्षा जहां से हम चले थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। और साइड स्लोप कितना होता है 1/2, यानी कि स्वयं के जो कैनाल है उस कैनाल का जो साइड स्लोप होगा वो क्या होगा 1/1 होगा, यहाँ पे जैसे दिया गया। ये आपका जो है स्लोप है वो 1/2 है। ठीक है, दो भाग में बटा हुआ है 1/2 बेस हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल 1/2 दिया गया है। अब हम कैसे सवाल लगाएंगे यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला काम, जो आपका जो वैल्यू होगा वो डी का मान आप पहले कंसीडर कर लेंगे 1.8, हम 2 तक लेते हैं वैल्यू,
ठीक है, 1.5 से 2 मीटर के बीच में लेंगे। तो न्यूमेरिकल में आपको जो है डी का मान 1.8 हम मान लेंगे। ठीक है, अब जब डी हमें पता चल गया तो ये सवाल में आपको दिया हुआ है कितना 0.98, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 0.55 m × d के पावर 0.64। यहाँ से हम m का मान रख देंगे 0.98 और d का मान रख देंगे 1.8 जो हमने माना हुआ है। सॉल्व करेंगे तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी आएगी 0.80 मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, अब इस वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज पहले से जब पता है तो Q = N × V होता है, तो Q = N × V के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमें एरिया निकालना है, हमें Q पहले से सवाल में दिया हुआ है 20 और वेलोसिटी हमने निकाला है अभी ऊपर 0.80। तो यहाँ से एरिया जो निकला आपका पूरे क्रॉस सेक्शन का वो है 25 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो आप क्रॉस सेक्शन माने हुए हैं उस क्रॉस सेक्शन के लिए जो एरिया होगा वो 25 मीटर स्क्वायर होगा। अब हमें जो है इस नहर का जो है क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बी और डी का एक हमें जो है संबंध स्थापित करना है, जिसके द्वारा बी और डी हमें जो है खंड डिजाइन करना है, उसके लिए बी और डी अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा डिजाइन के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो आपका क्रॉस सेक्शन है उसका हम एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आधार की चौड़ाई है वो बी है। ठीक है, तो ये जो ऊपर यहाँ पे डॉटेड लाइन के बेस पे यहाँ से यहाँ तक जो दिखाया गया है गहराई वो कितनी है, डी है। इसकी गहराई डी है, पहले से पता है हमें। ठीक है, बी और डी हमने माना है। तो ये जो चौड़ाई होगी आपकी कितनी होगी, ये भी बी के बराबर होगी, जो आपका बी दिया गया है। तो यहाँ पे जो कलर्ड सेक्शन है वो क्या होगा, बी होगा, और जो इधर साइड वाला है वो कितना होगा, वो डी होगा। अब हमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है पूरे कैनाल का, तो यहाँ पर जो है ये ट्राइंगल वाला पोर्शन जो दोनों साइड में है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, बच जा रहा है, तो इसका भी तो एरिया हमें निकालना होगा। तो जो आपका फार्मूला होता है समलंबाकार के लिए, वो मैंने बताया था कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग का एवरेज यानी कि बटा 2, तो पूरे बीच की दूरी कितनी है, डी है। ठीक है, पहले से पता है। तो हमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक आधार में जो भुजा है वो क्या है, कैपिटल बी। ये तो एक भुजा हमें मिल गई। अब ऊपर की जो भुजा है हमें एक आधी भुजा तो मिली हुई है, जो बी लंबाई मिली हुई है, लेकिन जो डॉटेड वाला लाइन है, इतना जो पोर्शन है, वो हम कैसे निकालेंगे। इसको हमें एक साइड का निकल जाएगा तो हम दो से गुणा कर देंगे तो दोनों साइड का निकल जाएगा। ठीक है, तो जो ट्राइंगल पोर्शन है उसमें जो लंबाई है d/2, ये कैसे आएगा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये लंबाई कैसे हम निकालेंगे, अगर ये निकल जाएगा तो हम इसको गुना कर देंगे तो दोनों साइड के बराबर हो जाएगा। अब प्लस बी से हम जोड़ देंगे तो टोटल टॉप विड्थ आ जाएगी b + 2d। ये b + 2d कैसे आएगा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो तुम्हारा 1/2 दिया हुआ है, यानी कि जो ये साइड वाला वैल्यू है, ठीक है, ये आपका जो लंब वाला है, ये ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं। इस ट्राइंगल के लिए ये पूरी जो गहराई है वो कितनी है, डी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गहराई है वो डी है। तो अगर डी 1 के बराबर है, ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 है, 1:1/2 में डिवाइड है, और जो आपका वर्टिकल हिस्सा है वो 1 है, तो ये साइड वाला हिस्सा कितना होगा, हाफ होगा। ठीक है, अगर ये पूरी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये कितना है, ये हाफ है, अकॉर्डिंग टू 1/2 साइड स्लोप जो आपने माना हुआ है। ठीक है, तो अगर ये 1 है, ठीक है, तो ये आपका हाफ है रेशियो के अनुसार। तो अगर ये डी है, फिर से हम देखते हैं, अगर ये डी है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ डी हो जाएगा। बात सुन आ रही है, ये जो पोर्शन है आपका, अगर आपने साइड स्लोप माना हुआ है, ये जो लंबाई है पूरी डी है हमने बोला। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि जो अनुपात है साइड स्लोप का 1/2 है, यानी कि जो गहराई है वो 1 के बराबर है, 1 और हाफ में डिवाइड है। ठीक है, तो अगर ये डी है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ डी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये होगा हाफ डी, तो ये हाफ डी हो जाएगा। ऐसे भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल के बेस पे, तो आपका ये डी है और रेशियो 1/2 है, तो tan थीटा = क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा आपका d/d/2। ठीक है, आधार बटा लंबाई। ठीक है, तो अगर आप इसको d/2 को x मान, ठीक है, तो tan थीटा = क्या होगा आपका, x/d। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, d × ½ यानी कि d/2। तो ये जो चौड़ाई होगी x बराबर, वो आपकी आएगी x = d/2। तो यहाँ से हम जो है ऊपर का जो विड्थ है वो d/2, आप हाइड्रोलिक्स में पढ़े हुए होंगे, ये कैसे निकालेंगे साइड स्लोप के आधार पे, ऊपर का टॉप विड्थ वो d/2 हो जाएगा। तो जब ये d/2 है तो यहाँ पर जो बचा हुआ पोर्शन है दोनों साइड में क्या होगा,
ये भी d/2, ये भी d/2 और ऊपर की जो एक वैल्यू है वो पहले से हमें पता है b है, तो टोटल जो वैल्यू होगी b प्लस d/2 प्लस d/2। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है d, 2d लिखा हुआ है, 2d नहीं होगा, ये b प्लस d/2 प्लस d/2 यानी कि b प्लस d हो जाएगा टॉप वेट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है ऊपर की वो हो जाएगी आपकी b प्लस d। ठीक है, जब ऊपर की चौड़ाई b प्लस d है, नीचे की चौड़ाई b है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि हमें फार्मूला पता है समलंबाकार के लिए समांतर भुजाओं के योग का एवरेज। तो ऊपर का एक चौड़ाई जो है यहाँ पे बेस का चौड़ाई b है, ठीक है, ऊपर का हमने निकाला b प्लस d, तो b प्लस d हमने रख दिया, दोनों जोड़ के इनका क्या किया, एवरेज कर दिया, अब मल्टीप्लाई का बीच की दूरी, तो यहाँ से आपका एरिया का एक रिलेशन मिलेगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू b प्लस d/2। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मान आपका आएगा एरिया के लिए। ठीक है, अब एरिया पहले से ही आप जो है यहाँ पे निकाल रखे हैं 25 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया आपको पहले से पता है 25 मीटर स्क्वायर, तो एरिया के फार्मूले में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया जो है आप 25 मीटर स्क्वायर रख देंगे, और डी पहले से आप मान रखे हैं 1.80। डी पहले से आपने मान रखा है, तो एरिया जो आपका दिया गया है यहाँ पे, जो आपका एरिया है 25 रख दिया और डी की जगह 1.8 रख दिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आसानी से बी निकाल लेंगे, और जब आपका बी निकल जाएगा तो डी आपको पहले पता है, बी और डी हमारा क्या हुआ, निकल गया। अब हमें ये तय करना है कि क्या ये बी और डी सही है अथवा नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो का मान चेक करना पड़ेगा, सही आया है कि नहीं है। तो वेटेड पेरीमीटर हम निकालेंगे। वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू क्या होता है आपका, इसके लिए जो है आपको भीगी हुई परिमाप निकालने होगी। भीगी हुई परिमाप कितनी होगी, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका बेड का चौड़ाई है वो बी है, यहाँ से यहाँ तक ये बी है, प्लस आपको एक साइड का निकालना, ठीक है। अब साइड का कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। जब आपको यहाँ पे d/2 और यहाँ पे d है, तो अंडर रूट d/2 प्लस d का स्क्वायर कर देंगे, तो आपको जो है वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर नीचे, तो ये होगा आपका जो वेटेड पेरीमीटर b प्लस √5/2 इंटू यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, प्लस लिखा हुआ है, ये आपका d होगा इंटू d होगा। ठीक है, तो वैल्यू जब सॉल्व करेंगे आप, पीडब्ल्यू का मान जो होगा यहाँ से निकल के आएगा वो होगा आपका पीडब्ल्यू इक्वल टू बी 17.02 वेटेड पेरीमीटर। अब जब वेटेड पेरीमीटर निकल जाएगा तो आर इक्वल टू क्या होता है आपका ए बाई पीडब्ल्यू। ए बाई पीडब्ल्यू से क्या करेंगे आप, एरिया निकल देंगे, पीडब्ल्यू आपने निकाला 17.02, यहाँ से 1.47 मीटर आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकल जाएगा। और जब हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कटर्स का फार्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, वास्तविक जो है वेलोसिटी कितनी है, तो वास्तविक वेलोसिटी के लिए हम जो है फार्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू 23 प्लस ये जो है फार्मूला, इसमें s का मान, n का मान, r का मान सब कुछ हमें पहले से ज्ञात है, हमने निकाल रखा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू रखेंगे और इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे, तो वेलोसिटी का मान आपका आएगा 0.82 के बराबर। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे दोनों का रेशियो 1 के बराबर है अथवा नहीं है। तो पानी का जो वास्तविक वेग है वो क्या है, 0.82 मीटर पर सेकंड, जो कि हमने अभी निकाला है। ठीक है, और कैनेडी के थ्रू जो वैल्यू आई थी 0.80 लगभग बराबर है दोनों। तो यहाँ पर हमारा डिजाइन यानी कि सही है, यहाँ पे जो डेप्थ दिया था यानी कि वो डी का मान 1.8 वाला सही है। इसके अलावा बी बाई डी का अनुपात जो है हम निकालेंगे, ये अनुपात जो है 7:2 आएगा, जिसको हम टेबल की सहायता से देखेंगे तो ये मान जो है लगभग बी बाई डी के रेशियो में ही है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो आपका नहर की चौड़ाई आधार की है वो 12.9 मीटर होगी, और नहर की जो गहराई हमने माना था 1.80, वो बिल्कुल जो है डिजाइन हमारा डिजाइन के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है डिजाइन कैनेडी के सिद्धांत के बारे में। कल आपको हम फिर बताएंगे लैसी के सिद्धांत। ठीक है।